हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज यहाँ पर मैं शुरू करने वाला हूँ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। 3D हम पढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने वेक्टर कंप्लीट किया है, सदिश। 3D के बाद में सरल रेखा का त्रिविमीय समीकरण, समतल का त्रिविमीय समीकरण और उनके कुछ फंडामेंटल नेक्स्ट टॉपिक में हम लेने वाले हैं। फिलहाल आज का जो मेरा टॉपिक है वो त्रिविम ज्यामिति है। देखो 2D हमने पढ़ी है। 2D कितनी लंबी थी, अपने पॉइंट से स्टार्ट किया, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, ये सब थे ना। 2D और 3D का अगर कंपैरिजन आप करोगे तो 3D आपको बहुत आसान लगने वाली है, क्योंकि मेरा यहाँ पर प्रयास है आप लोगों को बिल्कुल इसको विजुअलाइज करवाने का। मतलब आप अब उन चीजों को देख भी पाएंगे, 3D में जो एनिमेशन है उनको आप देख भी पाएंगे। मैं इस तरीके का काम अब करने वाला हूं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के बिल्कुल बेसिक पार्ट से। और क्या है, देखो बेसिक पार्ट। त्रिविम में किसी बिंदु x और समतल की बात मैं एक साथ कर रहा हूं। जैसे 2D नहीं होता क्या, 2D में क्या होता है कि एक दो लाइनें होती है, x एक्सिस और y एक्सिस, दोनों कटती है, 4 खंड बन जाते हैं जिनको चतुर्थांश आप कहते हो। क्लियर। 3D में क्या होता है कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस ये कटती है। क्लियर। और 4 खंड तो चतुर्थांश में, इसमें होते हैं 8 खंड, अष्टांशक। 3D में कितने खंड होते हैं? 8 खंड होते हैं। 2D में कितने खंड होते हैं? 4। कौन से? चतुर्थांश, वो चारों। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले मैं बात करता हूं कि 3D में मूल बिंदु क्या होता है। तो 0 0 0। 3D 3 बिंदु होंगे हमेशा ही। क्लियर। तो 0 0 मूल बिंदु होगा। अच्छा स्टूडेंट, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। आप जिस रूम में बैठे हो ना, उसमें इमेजिन करना। मैं तो बोल रहा हूं यहां पर, लेकिन आप मेरी बात को उस रूम में इमेजिन करना। एक एज को तो आप मान लो x एक्सिस एक लाइन, इसको y एक्सिस मान लो और इसको z एक्सिस मान लो। क्लियर। अब मैं आपको लिए चलता हूं पुरानी वाली बातों पर। पहले पुरानी वाली बातें कर लेते हैं, x और y। क्लियर। अच्छा स्टूडेंट एक बात बताओ, ये x एक्स पर जितने भी डॉट है ना, जितने भी, इनमें y निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। x एक्स पर y निर्देशांक हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो इसका समीकरण हम y बराबर 0 कहते थे ना, बिल्कुल कहते थे। ऐसे ही स्टूडेंट यहां पर मैं बात कर रहा हूं x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस की। क्लियर। ये x कह रहा था मैं और इसको y कह रहा था, तो ये जो दीवार है ना, ये, या फिर ये z और ये y, तो ये जो दीवार आपको दिखाई दे रही है ये yz समतल है। ये क्या है? yz समतल। yz समतल के जितने भी बिंदु होंगे उसमें x निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है। जो x और y से कवर्ड है उसको तो क्या कहते हैं? xy प्लेन। और xy प्लेन के साथ ही साथ, क्योंकि इसमें z का निर्देशांक 0 होता है, इसलिए आप इसको z बराबर 0 तल भी कह सकते हो। जैसे कि आप x एक्स को y बराबर 0 भी तो कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें y का प्रत्येक बिंदु 0 होता है, इस वजह से। क्लियर। अब मैं बढ़ता हूं दूसरी बात पर कि ये y और z से कवर्ड है, इसलिए ये कौन सा प्लेन हो जाएगा? yz प्लेन। और yz प्लेन में कौन 0 होना चाहिए? x बराबर 0। यानी समीकरण पूछ ले आपको yz तल का समीकरण, x बराबर 0। क्लियर। ऐसे स्टूडेंट ये x और z तल है, तो x z तल हो जाएगा, तो इसमें y बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो ये y बराबर 0 समीकरण हो गया। तो मैं यही तो समझा रहा हूं आपको, मूल बिंदु 0 0 0, एक्स वाई तल का समीकरण z बराबर 0, वाई जेड का x बराबर 0 और एक्स जेड का y बराबर 0। क्लियर। ये तो बात हो गई तल की। अब मैं बात करता हूं लाइन की। और वो लाइन आप यहां पर देखो कि एक बिंदु है इस जगह, x एक्स पर कोई बिंदु है। अच्छा एक बात बताओ, x एक्स पर तो y 0 होता ही है 2D में, अब 3D में है तो z भी 0 होता है। यानी x एक्स की क्या खास बात है? x एक्स पर x निर्देशांक भी और y निर्देशांक भी 0 होता है। यानी अगर आपको किसी x पर बिंदु बताना है, x एक्स पर तो हो जाता है x 0 0, y एक्स पर 0 y 0 और z एक्स पर 0 0 z होता है। क्लियर। तो स्टूडेंट ये हो गई आपके बिंदुओं की बात। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ 3D में चतुर्थांश। जैसे 2D में आप चतुर्थांश बता देते हो ना, वैसे ही 3D में आपको अष्टांशक बताना है किसी बिंदु को देखकर कि ये बिंदु किस अष्टांशक में। तो देखो फिर कैसे बताते हैं, बहुत आसान है।
कोई बिंदु लिखा हुआ, जैसे अगर मैं आपको पूछता हूं कि बताओ ये 2D में बिंदु है 1 2 और ये है 1 -1, बताओ ये कौन से चतुर्थांश में है? क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कहोगे। क्योंकि x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट कहोगे। यही तो होता है। 2D में तो आप पहचानते हो ना, तो 3D में भी पहचान लोगे। कैसे पहचानोगे? 3D में कौन बढ़ता है? जेड बढ़ता है। अब जेड को देखो आपकी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्या कह रहा हूं मैं? एक्स वाई तो अपनी जगह ठीक है, एक्स वाई को देखकर तो आप चतुर्थांश डिसाइड करोगे। फिर आपको अष्टांशक में जाने के लिए केवल जेड को देखना। अगर जेड पॉजिटिव है तो जितने नंबर का चतुर्थांश है उतने ही नंबर का अष्टांशक बन जाएगा, और अगर जेड नेगेटिव है तो जितने नंबर का चतुर्थांश है उसमें 4 और जोड़ दो, वो अष्टांशक बन जाएगा। देखो फिर यहां पर कैसे कि पी एक्स वाई जेड में यदि जेड पॉजिटिव हो तो अष्टांशक वही होगा जो चतुर्थांश है, और अगर जेड नेगेटिव हो तो अष्टांशक के लिए चतुर्थांश में 4 जोड़ देंगे। क्लियर? तो देखो ना फिर ये x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, केवल आप इन दोनों को देखो कौन सा चतुर्थांश है? फर्स्ट चतुर्थांश है। z पॉजिटिव है ना, तो z पॉजिटिव है तो अष्टांशक भी वही होगा। तो कौन सा अष्टांशक हो जाएगा यहां पर? फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही देखो यहां पर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो चतुर्थांश देखो x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहां पर होता है? x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब मुझे बताओ जेड पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है, तो अष्टांशक भी सेकंड ही होगा। क्लियर? ऐसे स्टूडेंट यहां पर देखो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो चतुर्थांश तो हो गया आपके फोर्थ वाला। क्लियर? अब जेड नेगेटिव है, जेड नेगेटिव होता है तो 4 और जोड़ने पड़ेंगे, तो कौन सा अष्टांशक हो जाएगा? 8वां हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके 8th ऑक्टेंट, 8वां अष्टांशक हो जाएगा। ऐसे ही आप देखो x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, इसलिए तीसरा चतुर्थांश हो गया, और z नेगेटिव है इसलिए 3 और 4 जोड़ दो, 7 हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपके 7th ऑक्टेंट। क्लियर? तो देखो कितना आसान है अष्टांशक निर्धारित करना, इसमें कोई समस्या थोड़ी है, इतना ज्यादा उलझने वाली बात है ही नहीं इसमें। अब आप देखो दो बिंदुओं के बीच में दूरी कैसे निकालते हैं। ए और बी आपको दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं और इनके बीच में दूरी निकालनी है, तो ए बी दूरी कैसे निकालते हैं? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये तो दूरी सूत्र है, सिंपल हो जाएगा, कोई खास बात। विभाजन सूत्र भी मैं बता देता हूं कि अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन। ए बी एक रेखाखंड है और उसके बीच में कोई बिंदु है P, तब तो अंतर विभाजन कहते हैं। और ए बी एक रेखाखंड है और बाह्य और कोई बिंदु स्थित है P, तो उसको बाह्य विभाजन कहते हैं। अगर आपको ये समझे कि बाह्य भी कोई विभाजन करता है क्या, तो वास्तव में विभाजन तो नहीं करता, लेकिन वो काल्पनिक विभाजन कह सकते हैं। क्लियर? और उस काल्पनिक विभाजन को आप बाह्य विभाजन भी नाम दे सकते हैं, बाहर से रहकर उसने विभाजित किया। अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन, जैसे कि ये ए बिंदु है x1 y1 z1 और ये बी बिंदु है x2 y2 और z2। ये P एक बिंदु है जो ए बी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। क्या करता है? देखो ये P एक बिंदु है जो ए बी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। अगर ये m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है तो फिर इस P बिंदु के निर्देशांक इस प्रकार होंगे m1 x2 प्लस m2 x1। क्लियर? अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन दोनों के साथ में लिख रहा हूं। ये रेड में जो मैंने एक्स्ट्रा लाइन है वो बाह्य विभाजन के लिए। क्लियर? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे ही m1 z2 m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? ये अंतर विभाजन हो गया। और बाह्य विभाजन के लिए बीच में क्या आता है? माइनस आता है, ऐसे। बस इतनी सी बात है। क्लियर? अब आ जाओ आप निर्देशित तलों से विभाजन। जैसे स्टूडेंट आप ये देखो, ये कौन सा प्लेन है? XY प्लेन है। XY प्लेन को चीरती हुई कोई रेखा जा रही है, एक कोई रेखाखंड है। आप ऐसे देखो ना, ये एक रेखाखंड है और ये XY तल है, तो ये इसको चीरते हुए जा रहा है, पार हो जा भाई। ये तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो P, इधर का बिंदु तो P है और इधर का बिंदु है आपकी Q। क्लियर? और ये तल है, मान लो कोई सा भी एक तल मान लेते हैं। इस तल ने इस पेंसिल को किस अनुपात में बांटा, ये अगर आपको निकालना है तो इस तल का नाम क्या है? अगर ये XY तल है, अगर ये XY तल है, या फिर अगर ये YZ तल है, तो YZ तल अगर है तो इसका अनुपात होगा माइनस का x2 अपॉन x1। और अगर ये XY तल है, XY तल है, Z नहीं बोल रहा हूं ना, तो इसका अनुपात होगा माइनस का Z2 अपॉन Z1। और अगर ये XZ तल है तो ये माइनस का Y2 अपॉन
y1 होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये PQ रेखाखंड को अगर मान लो एक प्लेन, ये प्लेन इस प्रकार है, ये प्लेन अगर काटता है तो PQ रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित हुआ इस तल द्वारा, तो ये अगर आपको निकालना है तो इस तल का नाम देख लो। अगर YZ तल है ना तो x2 बटेवा x1 कर दो, अगर ZX तल है तो y2 बटेवा y1 कर दो, माइनस का चिन्ह ही, और ये XY तल है तो Z2 बटेवा Z1 कर दो। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर आप आ जाओ केंद्रक में। त्रिभुज ABC का आपको केंद्रक निकालना है, तो त्रिभुज ABC का अगर केंद्रक निकालना है तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 y2 y3 अपॉन 3, z1 z2 z3 अपॉन 3। क्लियर? ये केंद्र के निर्देशांक हो गए। ऐसे स्टूडेंट यहां पर अगर आपको लाइन, एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको चाहिए, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन मैं आपको समझाने जा रहा हूं और ध्यान से देखना डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। 2D में भी डायरेक्शन कोसाइन होते हैं क्या? नहीं होते। तो क्या होते हैं देखो, ये x x है और ये y x है। क्लियर? और मैं यहां पर एक लाइन खींच रहा हूं 2D की, और मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि बताओ इस रेखा का ढाल कितना है, ढाल। तो आप ये कहोगे कि सर ये x x के साथ जो कोण बनाएगी ना उसके tan का मान उसका ढाल हो जाएगा m बराबर tan थीटा। तो 2D में तो हम क्या करते हैं, x x के साथ कोण बना लेते हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर भाई x x के साथ 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा और एक बिंदु और दे देंगे तो यूनिक हम लाइन निकाल लेंगे। लेकिन सोचो कि अगर मान लो मैं आपको 3D में कहूं कि जैसे ये मान लो ये XY प्लेन है, क्या है, XY प्लेन है, और यहां पर एक बिंदु है, ये मेरा मतलब ये एक बिंदु का काम कर रहा है। मैं अगर आपको ये कहूं कि इस समतल से 45 डिग्री का कोण बनाने वाली और इस बिंदु से जाने वाली एक रेखा निकालो, कोई ऐसे बना देगा 45, कोई ऐसे 45 बना देगा, मतलब 45 तो बन रहा नीचे, लेकिन वो तो अलग अलग रेखाएं आ रही है, बहुत सारी रेखाएं हो सकती है। तो स्टूडेंट ये तो यूनिक का होगा, यानी अगर आपको एक यूनिक लाइन की तरफ जाना है तो 3D में एक कोण से काम नहीं चलता है। तो फिर क्या होता है 3D में, क्या होता है स्टूडेंट, एक रेखाओं की जो दिक् कोज्याएं, वो जो कोण है ना, दिक् कोज्याओं को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं कि ये कोज्याएं तो बिल्कुल काम खराब है, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि कोज्याएं कुछ नहीं यार भाई, वो 2D में जो आपने कोण पढ़े थे ना, वो 3D में कोण ही तो पढ़ रहे हो, कोस ले रहे हो, कोस ले रहे हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर रेखा की दिक् कोज्याएं क्या होती है कि कोई रेखा है L, वो रेखा x x के साथ कितना कोण बना रही है, y x के साथ अगर बीटा और z x के साथ अगर गामा कोण बनाती है तो इन पर कोस अप्लाई कर दो, ये जो कोण बनते हैं उन पर कोस अप्लाई कर दो, और कोस अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो कोज्याएं होती है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर कोई रेखा L अक्षों से अगर अल्फा बीटा गामा कोण बनाए तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा उसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। क्लियर? जिन्हें हम किससे लिखते हैं, LMN से। LMN किसका रिप्रेजेंटेशन करता है, डायरेक्शन कोसाइन का। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, किसी भी रेखा द्वारा x x y x और z x के साथ जो कोण बनाते हैं उस कोण पर हम अप्लाई कर देते हैं कोस, वो हो जाती है कोज्याएं। क्लियर? तो स्टूडेंट ये डायरेक्शन कोसाइन, इस पर बेस्ड स्टेटमेंट क्या है, देखो L को कोस अल्फा को L, कोस बीटा को M और कोस गामा को हम क्या कहते हैं, N। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर क्या होता है, M होता है। और या फिर यूं कह दो कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। क्लियर? या फिर अगर इन सभी को साइन में बदल देते हो ना तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर आपके 2 होता है। और ये स्टेटमेंट आरपीएससी ने पूछ लिया है कि अल्फा बीटा गामा अगर किसी रेखा के डायरेक्शन कोसाइन है तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा का मान क्या होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आपके सामने है। अब मैं बढ़ता हूं आगे कि अच्छा ये तो हो गई किसी भी रेखा L, कोई भी सामान्य रेखा की बात। अगर ये रेखा L x x पर ही आ जाए, नीचे झुकती झुकती पूरी L x एक्सिस में ही मिल जाए, तो स्टूडेंट एक बात बताओ, फिर अगर मान लो मैं ये कह दूं कि अब की बार L रेखा यही है x x, तो बताओ भाई ये तीनों कोण बताओ कि ये जो x x है ना, तीनों अक्षों से कितना कोण बना रहा है, तो x x के साथ तो 0,
वाई एक्स के साथ 90 और जेड एक्स के साथ भी 90। तो एक्स एक्स की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे? कोण 0 90 0 0 90 और 90 बता रहे हो, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे? कोस 0 कोस 90 कोस 90। देखो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि एक्स एक्सिस खुद के साथ 0, वाई एक्स के साथ 90 और जेड एक्स के साथ 90 बनाता है, तो कोस अप्लाई करने पर कोसाइन आते हैं। तो एक्स एक्स के जो डायरेक्शन कोसाइन है 100 होते हैं। एक और बात ध्यान रख लेना, डायरेक्शन कोसाइन को कभी भी ब्रैकेट में मत लिखना, नहीं तो बिंदु हो जाएगा, ऐसे खुले ही रहते हैं। क्लियर? वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज की अगर मैं बात करूं, अच्छा देखो वाई एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के साथ 90 बनाएगा, खुद के साथ 0, जेड एक्सिस के साथ 90, तो 0 1 0, ऐसे जेड एक्सिस के 0 0 1 हो जाएंगे। क्लियर? इनके क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में होंगे, 3D के सभी क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वे में, क्योंकि आरपीएससी क्या चाहती है ये मैं जानता हूं कि आपके क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से सोल्व होने वाले। बिल्कुल एकदम बेस्ट अप्रोच और बेस्ट फिट जो मेथड होता है ना, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। हर एक टॉपिक में यही काम मैं कर रहा हूँ, वैसे आप लोग इसमें देख ही पा रहे हो। अच्छा ये कि डायरेक्शन रेशियोज क्या लफड़ा है भाई? डायरेक्शन कोसाइन तो समझ गए ना, डीसीएस। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? अच्छा स्टूडेंट एक बात बताओ, इसको आप मिटा देते हैं। अच्छा स्टूडेंट ये 2,2,2 लिखा हुआ, अगर मान लो मैं इनको काट दूं तो 1 1 1 भी लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? काट दिया भाई, बराबर की संख्या थी, काट दिया। ऐसे ही क्या होता है कि अगर मान लो डायरेक्शन कोसाइन लिखे हुए हैं, और अगर आपको लगता है कि किसी संख्या को काट देते हैं, जैसे डायरेक्शन कोसाइन लिखे हुए हैं, डायरेक्शन कोसाइन का वर्गों का योग हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अगर आपको जांच करनी कि निम्न में से कौन से डायरेक्शन कोसाइन है, तो क्या करोगे? वर्गों का योग करके देख लो, 1 अगर है तो डायरेक्शन कोसाइन है, नहीं है तो डायरेक्शन रेशियोज है। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है कि डायरेक्शन कोसाइन का सरलीकृत रूप ही डायरेक्शन रेशियोज दिक् अनुपात होते हैं। क्लियर? जिन्हें एबीसी से लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को किससे लिखते हैं? एबी से, कोसाइन को एलएमएन से। क्लियर? तो देखो किसी रेखा की डायरेक्शन कोसाइन 1/2 √3/2 और 0 है। अच्छा ये है भी कि नहीं है? आपको कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन कोसाइन है? मैंने कह दिया इसलिए नहीं, आप इनके वर्गों का योग करो, 1/4 3/4 और 0 को जोड़ने पर 1 आएगा, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन। कोई क्या करता है कि किसी को अपॉन में ठीक नहीं लगता, यार ये 2 तो हटा देते हैं, तो वो 1√3 और 0 आ जाएगा, तो इनको डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। और डायरेक्शन रेशियोज का वर्गों का योग 1 होना जरूरी नहीं है। देख लो 4 आ गया, आ गई बात समझ में? तो कुछ नहीं है, बस कॉमन जो नंबर होता है उसको आप काट दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन के बिटवीन रिलेशन ले रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन डीसी एलएमएन एंड एबीसी। अब देखो अगर मान लो ये भाई इसको तो काटने पर ये आ गया, अगर आपको कोई पूछे कि ये दे रखा और ये निकाल लोगे क्या, तो डेफिनेटली निकाल लेंगे। कैसे? ये ए है, ये बी है और ये सी है। अच्छा इसका वर्ग, इन तीनों का वर्गों का योग करो भाई, ये 1 + 3 + 0 4 हो जाएगा ना। 4 का वर्गमूल कितना आता है? 2। इस पूरे में 2 का भाग दे दो, 1/2 √3/2 और 0 आ जाएगा। यानी अगर आपको एबीसी दे रखे हैं और अगर आपको डीसीएस चाहिए तो कैसे निकालोगे? यदि हमें डायरेक्शन रेशियोज एबीसी गिवन हो तो डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन हम निकालते हैं एल बराबर ए अपॉन में √a² + b² + c², इसका भाग दे दो, बी में इसका भाग दे दो और सी में भी इसका भाग दे दो, ये आपके एलएमएन हो जाएंगे। क्लियर? और डायरेक्शन यदि एबीसी डायरेक्शन रेशियोज हो तो a² + b² + c² इज नॉट इक्वल्स टू 1 होता है। अब देखो एक मजे की बात, क्या पूछा था आरपीएससी में ही कि एलएमएन सॉरी एबीसी डायरेक्शन कोसाइन हो तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? एबीसी डायरेक्शन कोसाइन हो तो, नाम एबीसी, संकेत तो रखा एबीसी और कहा क्या उनको? डायरेक्शन कोसाइन। तो a² + b² + c² इक्वल्स टू 1 भी ऑप्शन में था और a² + b² + c² इज नॉट इक्वल्स टू 1 भी ऑप्शन में था। तो अधिकतर स्टूडेंट एबीसी देखकर नॉट इक्वल्स टू 1 पर लगाकर आए, जबकि ध्यान से अगर पढ़ते तो एबीसी को डायरेक्शन कोसाइन कह रहा था, तब तो a² + b² + c² बराबर 1 होगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो कि एक बिंदु की छाया देखनी हो, कि एक बिंदु है उसकी आपको एक्स वाई प्लेन पर, वाई जेड प्लेन पर, जेड एक्स प्लेन पर छाया देखनी हो। जैसे ये कोई समतल है,
और यहां पर एक बिंदु है, मुझे इसकी इस पर छाया देखनी हो, प्रक्षेप देखना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका एक आसान तरीका है कि बिंदु का अगर आपको प्रक्षेप निकालना हो तो प्रक्षेप नहीं कहकर अगर आप लंब पाद भी कह देंगे तो हो जाएगा काम। तो स्टूडेंट ये P बिंदु है जिसके निर्देशांक x y z है। P बिंदु के निर्देशांक क्या है आपके? x y और z। और मुझे इस P बिंदु का इस AB रेखा पर लंब पाद या फिर प्रतिबिंब चाहिए या फिर प्रक्षेप चाहिए, प्रतिबिंब नहीं प्रक्षेप चाहिए। तो स्टूडेंट वो प्रक्षेप कैसे निकालेंगे? तरीका क्या है? आपको M बिंदु निकालना ना, आपको क्या करना पड़ेगा? AB रेखा का समीकरण दे रखा होगा, आप AB के लंबवत रेखा का समीकरण लिखेंगे और कटान बिंदु निकाल लेना, आपका काम हो जाएगा। ये काम कैसे करेंगे वो तो इसमें नहीं लिखा है मैंने, लेकिन ये बहुत आसानी से मैं करवा दूंगा। क्लियर? अच्छा देखो, ये बिंदु का रेखा पर प्रक्षेप निकला। अब बिंदु का नहीं, दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है ना, उसका प्रक्षेप अगर मुझे इस पर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो, PQ रेखाखंड का L पर प्रक्षेप, ये PQ रेखाखंड है और इसका मुझे इस L रेखा पर प्रक्षेप चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? P से इस L पर लंब डाल दो और Q से भी इस पर लंब डाल दो, Q डैश। तो ये PQ की जो छाया आएगी ना, P डैश Q डैश, यही उसका प्रक्षेप है। और ये कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला P डैश Q डैश बराबर PQ कोस थीटा है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला अपनी जगह है, करेंगे कैसे वो आप लोग देख लेना। थीटा अगर दे रखा हो तो बहुत ही बढ़िया बात, नहीं दे रखा हो तो कुछ जुगाड़ करेंगे। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के आपको डायरेक्शन कोसाइन, या तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे पूछेगा आपको, या तो आपको कोण दे देगा और डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा, कोण नहीं देगा। और अगर मान लो दो बिंदु दे दिए तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तो हमेशा यूनिक ही होती है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक बिंदु ये एक बिंदु, इससे कितनी रेखा जा सकती? एक के अलावा दूसरी रेखा नहीं जा सकती। तो एक ही रेखा जा सकती है तो फिर उसके डायरेक्शन कोसाइन भी होंगे, रेशियोज भी होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के डायरेक्शन रेशियोज, कोसाइन कभी नहीं आते हैं, मतलब आ जाए तो किस्मत की बात है। आप तो हर एक को रेशियोज देखा करो, बस दिमाग में रखो ये रेशियोज ही है और रेशियोज वाला ही फॉर्मूला लगाया करो। क्लियर? तो PQ के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए। क्लियर? और रेशियोज को कोसाइन में बदलना हो तो ये फॉर्मूला है आपके पास। ऐसे स्टूडेंट दो रेखाओं के बीच में अगर आपको कोण निकालना हो तो कोण कैसे निकालेंगे? देखो कि एक रेखा L1 के डायरेक्शन रेशियोज है A1 B1 C1 और L2 के डायरेक्शन रेशियोज है आपके A2 B2 और C2। तो L1 और L2 के बीच में जो कोण है कोस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर होगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर आप देखो कि 3D में, भाई 2D में तो दो रेखाएं समानांतर होती है तो M1 बराबर M2 होता है और लंबवत होती है तो M1 M2 बराबर -1 होता है। लेकिन 3D में अगर दो रेखाएं लंबवत होती है या समांतर होती है तो क्या होगा? तो देखो अगर लंबवत हुई तो थीटा 90 होगा, तो cos 90 0 हो जाएगा। तो ये दोनों भाग 0 से गुणा होंगे तो L1 लंबवत हो L2 तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होगा? आपके 0 होगा। क्लियर? और अगर समानांतर हुई तो उस स्थिति में क्या होगा? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 बटेवा C2 बराबर होंगे। क्लियर? यानी दो रेखाएं समानांतर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का अनुपात सेम होता है, या तो सेम ही होंगे या सेम नहीं होंगे तो अनुपातिक रूप से सेम होंगे। क्लियर? अब स्टूडेंट मैं बात करता हूं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का एक रेखा पर प्रक्षेप निकालना है। यहां पर मैंने दो बिंदु नहीं दिए थे और प्रक्षेप पूछा था। क्लियर? मैंने यहां पर क्या दिया होगा? यहां पर PQ की लंबाई दी होगी और इसका इसके साथ कोण दिया होगा, तब तो ऐसे निकालेंगे। लेकिन कुछ नहीं दे रखा हो, P और Q के निर्देशांक दे रखे हो और नीचे एक रेखा है L, उसके डायरेक्शन रेशियोज आपको दे रखे हो ABC। तो स्टूडेंट प्रक्षेप कैसे निकलेगा? P डैश Q डैश, ये आ जाएगा आपके A x2 माइनस x1, B y2 माइनस y1, C z2 माइनस z1 अपॉन में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ और प्रकट हो सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है? थोड़ी सी जगह छोड़नी है, एक पेज, उसके बाद एग्जाम्पल स्टार्ट करने हैं। अब मैं बढ़ता हूं इसके बेस्ड एग्जाम्पल पर, जिस पर आपको काफी मजा आने वाला है। तो स्टूडेंट अब बिना किसी देरी के मैं एग्जाम्पल पर आ जाता हूं। अब स्टूडेंट यहां पर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल से शुरू कर रहा हूं और फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? किसी बिंदु की अक्षों से दूरियों
के वर्गों का योग 36 हो तो इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। डायग्राम समझोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये। तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखो ये तो बना लेता हूं मैं तीनों ही एक्स, ये तो हो गए आपके तीनों एक्स। क्लियर। अब स्टूडेंट मान लो कोई बिंदु मैं ले लेता हूं, ये जेड एक्स मान लेता हूं, एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स। क्या कह रहा है, किसी बिंदु की, माना वो कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक मैं मान लेता हूं एक्स वाई जेड, और ये कह रहा है कि इस बिंदु की अक्षों से दूरी, तो इस एक्स एक्स से जब दूरी निकालोगे ये वाली दूरी, तो कैसे आएगी, देखो एक्स एक्स से दूरी, वाई एक्स से दूरी और जेड एक्स से दूरी, पी ए पी बी और पी सी का स्क्वायर आपको दे रखा है 36। तो आपको क्या करना है, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। तो स्टूडेंट ये कैसे किया जा सकता है, आपको दे क्या रखा है कि इस बिंदु की एक्स एक्स से दूरी का वर्ग, वाई एक्स से दूरी का वर्ग और जेड एक्स से दूरी का वर्ग 36 है। तो मैं एक काम करता हूं ना, पहले पी ए निकालने का प्रयास करता हूं। तो पी ए कैसे आएगी, ए बिंदु के अगर निर्देशांक आप बता दोगे तो पी आ जाएगी। तो ए बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x, 0 0, क्योंकि y और z 0 होगा। ऐसे बी बिंदु के निर्देशांक आपके क्या हो जाएंगे, 0x, इस पर क्या आ जाएगा 0 y और 0, और सी बिंदु के निर्देशांक आपके क्या हो जाएंगे, तो सी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0 0 z। क्लियर। तो स्टूडेंट फिर यहां पर देरी किस बात की, आपके पी ए दूरी कितनी आ जाएगी, देखो पी ए स्क्वायर ये आ जाएगी आपके वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही पी बी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके, पी बी स्क्वायर ये आ जाएगी आपके एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और पी सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में दूरी निकालोगे तो ये आ जाएगी आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंस आपको दे रखा है पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, सिंस पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर दे रखा आपको 36, यानी आपको 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है 36। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो गया आपके 18 हो गया। क्लियर। अब आप क्या निकालना चाहते हो, इस P की O से दूरी। क्लियर। तो देखो भाई, सिंस पी ए कितनी आ जाएगी, P की O से दूरी, तो पी ओ दूरी जो है आपकी कितनी आ जाएगी, ये O बिंदु, ये आ जाएगी आपके अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां पर आप 18 रख दो ना, निकाला ये भी, जो आपके 3 अंडर रूट 2 आ जाएगी। ये आंसर है। क्लियर। तो बस आप डायग्राम बनाने का प्रयास करते जाना, शुरुआत में धीरे धीरे आप सब कंप्लीट डायग्राम जब बनाना सीख जाएंगे, भाई हर एक छोटा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने का प्रयास करता है। इसलिए सिंपल क्वेश्चन को ये सोचकर इग्नोर नहीं करें कि ये तो बहुत सिंपल है मैं कर लूंगा इसको। अगर आप उस सिंपल क्वेश्चन को छोड़ के चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि आगे वाले बड़े क्वेश्चन को लेकर आप परेशान ही होते रहेंगे कि यार, क्योंकि ज्यादातर बहुत सारे क्वेश्चन वही छोड़ता है जिसको बेसिक जो है वो अच्छे से नहीं आते। बेसिक का मतलब जिन्होंने छोटे छोटे क्वेश्चन तो केवल ये सोचकर छोड़ दिए ये तो मैं कर लूंगा, जब उन्होंने बड़े क्वेश्चन को हाथ लगाया तो पता चला कि ये तो हो ही नहीं रहे, क्योंकि गैप इतना हो गया। इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन को भी बहुत ढंग से समझना है। 4 बिंदु दे रखे हैं, इनसे समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। अच्छा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में एक बात बताओ, 0 0 0 A 0 0 0 B 0 0 0 C, तो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं अगर ये चारों ही बिंदु आपको सममिति से दिख रहे हैं तो आंसर भी सममिति होगा, और आंसर सममित होगा तो ये तो सममित नहीं, क्योंकि ये माइनस का 2 पॉजिटिव है, ये 2 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, इसमें ये नेगेटिव है, आंसर तो यही होगा, यही होगा आंसर तो। क्लियर। अब आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, कैसे, अगर ये आंसर है, इस बिंदु को मैं O A B और C कह देता हूं, तो लेट वह पॉइंट, लेट D वह बिंदु है, D वह बिंदु है, तो ए ऑप्शन की जांच कर लो आप। ए ऑप्शन को अगर आप आंसर में लेते हो कि माना ये डी बिंदु है, तो बताओ ओडी कितनी आ जाएगी आपके, ओडी ये आ जाएगी आपके a² / 4 b² / 4 और c² /
4। ऐसे ही ओ डी हो गई, ए डी निकाल लो। तो ए डी जब आप निकालोगे तो ध्यान से देखना यहां पर क्या आएगा, दिस माइनस दिस, तो a माइनस ए बाई 2, तो यह आएगा ए स्क्वायर बाई 4। फिर b माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये भी b स्क्वायर बाई 4। ऐसे ही c स्क्वायर बाई 4। ऐसे ही आप बी डी जब निकालोगे तो बी डी दिस माइनस दिस करोगे ना, ए स्क्वायर बाई 4, b माइनस बी बाई 2, b बाई 2 ही होगा, जिसका होल स्क्वायर b स्क्वायर बाई 4 और c स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ऐसे ही सी डी निकाल लो, तो सी डी दूरी भी आपके इतनी ही आ जाएगी। तो देखो कंफर्म हो गया ना, ऐसे ऑप्शन से चेक कर लिया तो कंफर्म हो गया, यही इसका आंसर है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु, 4 बिंदु दे रखे हैं और ये चारों बिंदु किस आकृति के शीर्ष हैं, किस आकृति के शीर्ष है। मान लो ये वो आकृति है, पता नहीं क्या है वो, जिसमें ये ए बी सी और डी है। मैं इनको ए बी सी और डी नाम दे रहा हूं। तो ए बी सी डी दूरियां निकाल लो ना। ए बी दूरी जब आप निकालोगे तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 9, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 9, और ये आ जाएगा आपके 0। क्लियर। तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा आपके 18, 3 अंडर रूट 2 आ गई। ऐसे ही ए बी के बाद निकाल लो आप बी सी दूरी, तो बी सी दूरी निकालोगे दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 और प्लस में 16, अंडर रूट में 18 आ गया। ऐसे ही सी डी दूरी निकाल लो आप। सी डी दूरी जब आप निकालोगे दिस माइनस दिस करोगे ना, तो ये आ जाएगा 9, क्योंकि 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र तो आता ही है ना। ये भी आ जाएगा 9 और फिर 0, तो अंडर रूट में क्या आ गया 18 आ गया। फिर ए डी दूरी निकाल लो, ए डी, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर 16, अंडर रूट कितना आ गया 18 आ गया। चारों ही भुजाएं बराबर आ गई, और चारों ही भुजाएं या तो वर्ग में होती है और या समचतुर्भुज में होती है। फिर उलझ गए। तो समचतुर्भुज और वर्ग में क्या फर्क होता है, विकर्णों का फर्क होता है। इसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसमें दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। तो एक काम और कर लेते हैं, एसी, एसी जब निकालोगे आप तो ये एसी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 16, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर 16, तो ये 6 आ जाएगा। क्लियर। और मैं निकाल लेता हूं बी डी। जब आप बी डी विकर्ण निकालोगे ये, तो 16 2 माइनस 4, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे 5 माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया 6 आ गया। विकर्ण भी बराबर है, सारी भुजाओं की लंबाई भी बराबर है, तो इसका मतलब ये वर्ग होगा। वर्ग और इसमें समचतुर्भुज में क्या फर्क होता है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। लेकिन वर्ग में चारों वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज के चारों विकर्ण बराबर, दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। क्लियर। ये कह रहा है कि चतुष्फलक ओ ए बी सी, उसके शीर्ष दे रखे हैं ओ ए बी और सी, ये उसके शीर्ष दे रखे हैं। इसका केंद्रक दे रखा है 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 1। तो आपको ए बी सी की मूल बिंदु से निकालनी है दूरी। ए बी सी कहां से लाओगे, तो ए बी सी यहां पर छुपे हुए हैं, हर एक बिंदु में एक एक छुपा हुआ है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग पहले तो ए बी सी निकालोगे, और कैसे निकालोगे, तो ये तो हो गए आपके x, क्लियर, और ये हो गए आपके चतुष्फलक, ये चतुष्फलक हो गया। क्योंकि आपके जो किसी भी प्रकार का आप बिंदु मान सकते हैं, एक तरीके से ये चतुष्फलक है। इसको आप एक्स एक्स ऐसे मत मानना, एक्स एक्स मानोगे तो फिर वो ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि ये एक्स एक्स का थोड़ी है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर आप देखो कि ये बिंदु तो हो गए आपके O, ये हो गया A, ये हो गया आपके B, और ये बिंदु हो गया आपके C। क्लियर। तो O A B C का केंद्रक आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो मैं क्या करता हूं, अपनी तरफ से केंद्रक निकाल लेता हूं। केंद्रक कैसे निकालोगे, चारों के x को जोड़कर 4 का भाग दे दो, चारों के y को जोड़कर 4 का भाग दे दो, और z को जोड़कर 4 का भाग दे दो। क्लियर। तो देखो केंद्र क्या आ जाएगा आपके 0 a 1 2, 0 प्लस a प्लस 1 प्लस 2, ये आपके अपॉन में 4। ऐसे ही 0 2 b, 0 2 b
1/4। क्लियर। और ऐसे ही आपको दे रखा है 0, 3, 2 C अपॉन में 4, और बराबर में आपके क्या आ जाएगा 1, 2 और माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो कि अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये आ जाएगा आपके a+3/4, b+3/4, c+5/4 और बराबर में 1, 2 और माइनस का 1। क्लियर। तुलना करो, तुलना कराओगे तो आपके आ जाएगा a+3/4 इक्वल में 1, तो a का मान आ जाएगा आपके माइनस प्लस का 1। क्लियर। ऐसे ही b+3/4 बराबर 2, तो b का मान कितना आ जाएगा आपके 5 आ जाएगा, b की वैल्यू 5 आ जाएगी। और ऐसे ही अगर आप इसको कंपेयर कराओगे तो कितना आ जाएगा c+5/4, c+5/4 इक्वल में -1, तो ये माइनस का 4 इधर आएगा ना, तो c का मान आ जाएगा माइनस का 9, abc का मान आ गया, तो बिंदु पूरा हो गया। तब बिंदु abc ये क्या बन जाएगा आपके, ये बन जाएगा 1, 5 और माइनस का 9। तो abc की आपको मूल बिंदु से दूरी निकालनी थी। कैसे निकालोगे देखो, तब 0, 0 मूल बिंदु से दूरी, तब दूरी जो आप निकालोगे दूरी O से, ये कितनी आ जाएगी अंडर रूट में, ये बन जाएगा आपके 1 - 0 का होल स्क्वायर, 5 - 0 का होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 81 और 26, 81 और 26, 107 अंडर रूट में आ जाएगा आपके 107। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चतुष्फलक दे रखा है तो चतुष्फलक का फॉर्मूला लगा दिया, चतुष्फलक का केंद्रक दे रखा तो चतुष्फलक के केंद्र का सूत्र लगा दिया, त्रिभुज के केंद्र का दिया होता तो अपॉन में 3 आ जाता, तीनों के x को जोड़कर 3 का भाग देते हैं। क्लियर। अब मैं 6th एग्जांपल ले रहा हूं, और क्या है देखो 6th एग्जांपल, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड इस समतल को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु आपको निकालना है। पहले यहां पर आप डायग्राम देखो, ये ए बिंदु आपको दे रखा है 2, -3 और 1, और ये बी बिंदु आपको दे रखा है 3, -4 और माइनस का 5। ये ए बी रेखाखंड हो गया भाई, ये आपके क्या हो गया ए बी रेखाखंड। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको मिलाने, इस रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड आ रहा है, इस रेखाखंड को जब एक समतल से काटा जाता है, ये समतल, तो एक बिंदु, ये समतल मिलाने वाली रेखा को, समतल को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु आपको ज्ञात करना है। वापस सुन लो कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इस समतल को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु आपको निकालना है। दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि जो भी आंसर आएगा वो समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो देखो देखिए समतल के समीकरण को संतुष्ट करने वाले कितने बिंदु है, तो समतल के समीकरण को संतुष्ट करने वाला ये नहीं करेगा, इसमें रख के देख लो नहीं करेगा, और ये करेगा x की जगह -1, y की जगह 2 और z की जगह 7 रख दो। एक तो ये संतुष्ट करेगा और ये संतुष्ट करेगा, और ये दोनों संतुष्ट नहीं करेंगे, इसलिए ये तो बाहर हो जाएंगे। किसको संतुष्ट नहीं करेंगे, समतल के समीकरण को रखकर। तो स्टूडेंट अगर एक ही संतुष्ट करता तो आंसर आता था, लेकिन एक से ज्यादा संतुष्ट कर रहे हैं तो फिर हमें पूरा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, मैं क्या करता हूं यहां पर, मान लेता हूं कि ए बी रेखाखंड को मिलाने वाला, ए बी रेखाखंड को यह समतल लेमडा अनुपात 1 में बांटता है। क्लियर। तो स्टूडेंट लेमडा अनुपात 1 में बांटने वाला P बिंदु प्राप्त करूंगा, और P बिंदु क्योंकि समतल पर भी है तो समतल को संतुष्ट करवा देंगे। क्लियर। तो देखो फिर यहां पर लेट ए बी को मिलाने वाली रेखा को समतल लेमडा अनुपात 1 में बांटता है, तब P बिंदु आपके क्या हो जाएगा, P बिंदु हो जाएगा m1x2 3 लेमडा प्लस 2 अपॉन में लेमडा प्लस 1, माइनस का 4 लेमडा माइनस का 3, माइनस का 4 लेमडा माइनस का 3 अपॉन में क्या आ जाएगा लेमडा प्लस 1, और यह आ जाएगा माइनस का 5 लेमडा और प्लस का 1
अपॉन में आ जाएगा लेमडा प्लस 1। ये पी बिंदु आ गया। अब क्योंकि ये पी बिंदु आपके इस समतल पर भी तो है तो इसको संतुष्ट करेगा। तो स्टूडेंट यहां पर मैं संतुष्ट करवा देता हूं, सिंस पी समतल पर भी है अतः संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करवाओ भाई, तो संतुष्ट कराओगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 लेमडा प्लस 2 अपॉन में लेमडा प्लस 1 और प्लस में माइनस का 4 लेमडा माइनस का 3 अपॉन में लेमडा प्लस 1 और प्लस का जेड की जगह माइनस का 5 लेमडा प्लस 1 अपॉन में लेमडा प्लस 1 और बराबर में आ जाएगा 7। तो लेमडा प्लस 1 तो एलसीएम आ रहा है, जो बराबर में जाएगा तो ये आ जाएगा 7 लेमडा प्लस का 7 और बाकी इधर आ जाएगा आपके 6 लेमडा प्लस का 4 और माइनस का 4 लेमडा माइनस का 3 माइनस का 5 लेमडा प्लस का 1। लेमडा को जोड़ोगे ना तो 6 माइनस 4 ये तो हो गया माइनस का 9 और प्लस का 6 तो माइनस के 3 लेमडा। अच्छा देखो उधर भी तो लेमडा है, कितने हो गए भाई, माइनस के 3 लेमडा इधर बच रहे तो माइनस का 3 लेमडा उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 10 लेमडा। और संख्याओं में अगर मैं बात करूं तो 4 और 1 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2 और इसको भी आप इधर ले तो प्लस का 2 तो इधर है, ये इधर आएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू आ गई माइनस के 1/2। तो लेमडा की वैल्यू माइनस 1/2 आप इस पी बिंदु में। अब स्टूडेंट यहां पर ये जो लेमडा की वैल्यू हमने निकाली है इसको मैं रख देता हूं इसमें, ये जो पी बिंदु है ना इसमें हम पुट कर देते हैं। तब पी बिंदु आपके क्या आ जाएगा, देखो लेमडा की जगह माइनस 1/2 पुट करोगे तो माइनस का 3/2 प्लस का 2 अपॉन में माइनस का 1/2 और प्लस का 1। यहां पर माइनस 1/2 पुट करोगे तो माइनस 1/2 पुट करोगे तो ये 4/2 और माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 1/2 और प्लस का 1। क्लियर। ऐसे ही ये क्या बन जाएगा आपके, ये बन जाएगा आपके 5/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1/2 और प्लस का 1। तो पी बिंदु के निर्देशांक आपके आ जाएंगे, ऊपर तो प्लस का 1/2 और नीचे प्लस का 1/2 तो 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर बिंदु जो है ये वाला आएगा, ये वाला गलती से लग गया, ये वाला आएगा क्योंकि दोनों में तो कंफ्यूजन था। तो अब ये क्योंकि x नेगेटिव x पॉजिटिव आ गया तो हमें पता चल गया है कि सी आंसर आएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, अब तो क्या पता चल गया तो 1 - 2 7 में तो फटाफट लिख देता हूँ। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको एक मेथड और बता रहा हूँ और मेथड क्या है देखो, जो मैं आपको अगली एक्सरसाइज में वैसे भी बताने वाला हूँ तो क्यों ना उसको यहीं ट्राई कर लेते हैं। कि अगर मान लो आपको दो बिंदु दे रखे हैं तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ऐसे निकालते हैं, x - x1 x2 - x1 y - y1 y2 - y1 z - z1 अपॉन z2 - z1। ऐसे मैं आपको लिखाऊंगा अगली एक्सरसाइज में कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ये होता है। अच्छा, हमें एक ऐसा बिंदु ढूंढना था जिसकी जो इस समतल पर भी हो और रेखा पर भी हो। तो समतल को तो दो संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन रेखा का समीकरण अगर हम निकाल लेते ना तो फिर आपका काम आसान हो जाता। तो मैं यहाँ पर रेखा का समीकरण निकाल रहा हूँ। अगर हमने रेखा का समीकरण निकाला होता तो ये सारा काम नहीं करना पड़ता और रेखा पर भी संतुष्ट करवा देते। तो रेखा का समीकरण कैसे आएगा, देखो ये दो बिंदु है आपके, क्लियर। किसी को x1 y1 मान सकते हो, जो मान लो ये x1 y1 और z1 है तो ये आ जाएगा x - 2 y + 3 और z - 1 अपॉन में दोनों का अंतर, दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस दिस -1, दिस माइनस दिस माइनस का 6 आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन था ना। अब आप पहला बिंदु रखोगे तो संतुष्ट करेगा क्या, देखो देखिए x बराबर -1 रखो तो -1 - 2 ये -3 आ जाएगा। y बराबर 2 रखोगे तो 5/1 -5 आएगा। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे। जबकि ये बिंदु रखोगे ना 1 - 2 और 7 तो ये तो आ जाएगा आपके माइनस का 1 और यहाँ पर भी आ जाएगा आपके माइनस का 1 क्योंकि -2 और प्लस का 3 +1 अपॉन -1 और 7 जब रखोगे तो 7 - 6 7 - 1 6 6/1 ये आ जाएगा। क्लियर। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, बहुत आसान था, लेकिन सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। अगला सवाल 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 7th क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु R का z निर्देशांक क्या दे रखा है
3 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, r का मान निकालना है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर ये दो बिंदु हैं P और Q। P और Q को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु है R के बाकी के निर्देशांक तो नहीं बताए हैं, लेकिन इसका ये वाला निर्देशांक जरूर बता दिया है कि Z निर्देशांक इसका क्या है, 3 है। तो आपको यहां पर R का पूरा निर्देशांक निकालना है। कैसे निकालेंगे? माना R बिंदु क्या करता है, PQ को लैम्डा अनुपात 1 में बांटता है। लैम्डा अनुपात 1 में बांटने वाला बिंदु निकाल लूंगा इस तरीके से। क्लियर? फिर मैं क्या करूंगा कि ये वाला पार्ट जो है वो 3 के बराबर होगा, क्योंकि Z निर्देशांक दे रखा है, वहां से लैम्डा का मान आ जाएगा। जैसे ही लैम्डा का मान आएगा फिर बिंदु में रख दो, पूरा हो जाएगा। तो देखो फिर यहां पर लेट R PQ को लैम्डा अनुपात 1 में काटता है, में बांटता है, तो ये P बिंदु हो गया। क्लियर? तो लैम्डा अनुपात 1 में बांटने वाला R बिंदु अगर मैं निकालता हूं तो P के निर्देशांक भी लिख देता हूं मैं। P के निर्देशांक है 2, 7, 1 और इसके निर्देशांक आपके 3, 10 और 11। क्लियर? तो R बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, M1 X2 यानी 3 लैम्डा प्लस का 2 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, ऐसे ही 10 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा प्लस 1, ऐसे ही 11 लैम्डा प्लस 1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। क्लियर? ये R बिंदु के निर्देशांक आ गए, क्योंकि R बिंदु के निर्देशांक जिसमें आपको Z का पता दे रखा है कि Z निर्देशांक क्या है, 3 है, तो Z की तुलना करवा लो। सिंस Z बराबर 3 दिया है, तो Z बराबर 3 दिया है, तो 11 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 बराबर 3 ले लो। तो 11 लैम्डा प्लस 1 बराबर 3 लैम्डा प्लस में 3, तो इसको इधर लेके आओगे तो 8 लैम्डा बराबर में आ जाएगा 2 और लैम्डा का मान आ जाएगा माइनस का 1/4। लैम्डा की वैल्यू प्लस के 1/4 आ जाएगी। लैम्डा का मान क्या आ गया आपके 1/4, तो लैम्डा की वैल्यू आप इसमें रख दो, आपका काम हो जाएगा। तो 1/4 रखो भी, तो R बिंदु आपके क्या आ जाएगा, देखो 3/4 प्लस का 2 अपॉन में 1/4 प्लस का 1, ऐसे ही 10/4 प्लस 7 अपॉन में 1/4 प्लस 1, 11/4 प्लस 1 अपॉन में 1/4 और प्लस में 1। तो 4 तो लघुत्तम आ रहा है ऊपर और नीचे, तो यहां पर तो क्या आ जाएगा आपके, देखो अगर मैं 4 लघुत्तम लेता ना तो 8 और 3 11/5, तो 11/5 किस में है, 1 एंड ओनली 1, इसी में है। तो हो गया काम आपका। बस आगे तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, 38/5 और ये 3 आ जाएगा। क्लियर? 7 हो गए। 8वें पर आ जाते हैं, और 8वां क्वेश्चन वैसे सदिश में मैं करवा चुका हूं आपको, सदिश रूप में हम कर चुके हैं। क्या है देखो, ABC, एक त्रिभुज ABC के शीर्ष है, ये एक त्रिभुज मैं बना रहा हूं, A, B और C, एक त्रिभुज के ये क्या है, शीर्ष है। A के निर्देशांक क्या दे रखे हैं आपको, 3, 2, 0, B के निर्देशांक दे रखे हैं 5, 3, 2 और C के निर्देशांक आपको दे रखे हैं -9 +6 और -3। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो आपको BAC का अंतः समद्विभाजक कोण BAC का अंतः समद्विभाजक यदि BC रेखा को D बिंदु पर मिलता है तो D के निर्देशांक आपको निकालने। आ गई बात समझ में? तो अब D बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाल सकते हो, दो तरीके हैं। एक तो आप एक काम कर सकते हो कि अभी जैसे मैंने द्विबिंदु रूप से सरल रेखा का समीकरण निकाला ना, वैसे आप BC का समीकरण निकाल लो और देख लो कि कौन सा बिंदु संतुष्ट कर रहा है, आपका काम आसानी से हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि अगर आप ये अनुपात निकाल लेते हो तब भी आपका काम हो जाएगा। तो ये अनुपात कितना होगा, ये अनुपात तो होगा आपके AB दूरी के बराबर और ये अनुपात होगा आपके AC दूरी के बराबर। तो बस ये अनुपात, दूरी निकाल लो, अनुपात आ जाएगा। अनुपात आते ही पहले तो निकाल लेंगे, इसमें क्या। तो देखो फिर यहां पर AB दूरी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में दिस माइनस दिस, इसका होल स्क्वायर 4
दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर 1, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा 4। तो कितना आ गया आपके 3 आ गया। तो ये दूरी 3 आ गई, तो ये अनुपात भी आपके कितना हो गया 3 हो गया। अब आप निकाल लो AC अनुपात, AC दूरी निकाल लो, कितना आएगा देखो, दिस माइनस दिस तो 144, दिस माइनस दिस तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और दिस माइनस दिस ये आ जाएगा 9। क्लियर। तो कितना आ गया भाई 169, तो 169 का कितना हो जाएगा 13, तो ये 13 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपके कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्लियर। अब आपको डी बिंदु प्राप्त करना है, तो डी बिंदु तो निकाल सकते हैं। तो देखो देखिए डी बिंदु कैसे आएगा, ये आपके दोनों बी बिंदु दे रखे हैं 5, 3, 2, और सी बिंदु माइनस का 9, 6 और माइनस का 3, और ये डी बिंदु, और ये 3:13 दे रखा है। तो डी बिंदु क्या आ जाएगा m1x2 यानी माइनस का 63 प्लस 65, और बटे में कितना आ जाएगा आपके 16। क्लियर। 27 भाई 27 और 65 बटेवा 16, ऐसे ही 18 प्लस 39 बटेवा 16, और माइनस का 9 और प्लस के 26 बटेवा 16। तो डी बिंदु के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, तो 25 जाएंगे ना, तो 38 बटेवा 16, और कितना जाएगा 19, 20 जोड़ दो ना 59, 57 अपॉन में 16, और ये कितना जाएगा माइनस के प्लस के 17 बटेवा 16। तो 17 बटेवा 16, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 19 बटेवा 8, और 57 बटेवा 16, और 17 बटेवा 16, जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर। तो स्टूडेंट ये 17 कितने हो गए, 8 तक के क्वेश्चन हो गए हैं। अभी यहाँ पर इसके सारे ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, देखता हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन दिए जा सकते हैं क्या। इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं टोटल 27, तो एग्जाम्पल तो कर लेते हैं आज, क्योंकि बहुत बड़े एग्जाम्पल नहीं है इसके, वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा नहीं होगी। तो बढ़ता हूँ स्टूडेंट मैं फटाफट आगे। अब यहाँ पर मैं 9th एग्जाम्पल में आ जाता हूँ, और देखो 9th एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे हर एक क्वेश्चन को, और इग्नोर तो किसी भी हालत में नहीं करना है, चाहे आपको वो क्वेश्चन देखने से समझ में आ रहा हो, लेकिन हो सकता है कि मैं आपको एक और मेथड सिखा दूं। क्लियर। ए बी सी आपको 3 बिंदु दे रखे, तीनों बिंदु समरेख है। ए बी सी आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, ए के निर्देशांक दे रखे हैं 3, ए बी और सी, बी और सी, ये तीनों समरेख बिंदु है, और हमें यह बताना है कि बी बिंदु AC को किस अनुपात में बांटता है। सबसे आसान तरीका क्या है कि आप AB दूरी निकाल लो, BC दूरी निकाल लो, अभी पता चल जाएगा। क्लियर। तो दूरी निकाल लेते हैं हम। AB दूरी जब आप निकालते हो तो ये कितनी आएगी, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 तो 5 माइनस 3, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, दिस माइनस दिस 2 और उसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, दिस माइनस दिस -2 उसका स्क्वायर भी 4 आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा आपके 2√3 आ जाएगा। अब मैं निकाल लेता हूं BC, दिस माइनस दिस, BC के बीच की दूरी निकालोगे ना, तो 9 में से 5 जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, ये भी 16 हो जाएगा, और इसमें से ये जाएगा तो 4, और 4 का स्क्वायर फिर से कितना हो जाएगा आपके 16 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके 4√3। तो बताओ AB अनुपात BC ये कितना आया भाई 2√3 और 4√3, इट मीन्स 1:2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। एक तरीका और है, और वो तरीका क्या है, माना B बिंदु इसको लेमडा अनुपात 1 में बांटता है, फिर क्या करोगे, इस B बिंदु के आप लेमडा अनुपात 1 से निकाल लेना निर्देशांक। क्लियर।
फिर उससे बी के किसी भी बिंदु से कंपेयर करवा लें, आपके लेमडा का मान आ जाएगा और वो अनुपात होगा। क्लियर। अब मैं यहां पर ले रहा हूं 10th वाला क्वेश्चन, और 10th वाले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला नहीं लिखाया था, पहले मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं। क्लियर। और फॉर्मूला क्या है, ये तो है आपके 3D। क्लियर। और ये मान लेता हूं मैं एक रेखाखंड जिसकी लंबाई है r, इसकी लंबाई क्या है r है। तो देखो फिर यहां पर एक r लंबाई के रेखाखंड के अक्षों पर प्रक्षेप के डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन हो तो उसकी लंबाई या उसके अक्षों पर प्रक्षेप अगर आपको निकालने हैं तो ये क्रमशः होंगे एल आर, एम आर और एन आर। एंड लंबाई, अगर आपको उसकी लंबाई निकालनी है तो लंबाई आप कैसे निकाल सकते हो, अंडर रूट में एल आर स्क्वायर, एल आर का होल स्क्वायर प्लस एम आर का होल स्क्वायर प्लस एन आर का होल स्क्वायर। क्लियर। तो आर तो बाहर आ जाएगा और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आपके 1 हो जाएगा, तो लंबाई फिर से आपको प्राप्त हो जाएगी आर। दो फॉर्मूले हो गए। क्या है, एक आर लंबाई का रेखाखंड है जिसका एक्स एक्स पर प्रक्षेप एल आर है, वाई एक्स पर प्रक्षेप एम आर है और जेड एक्स पर प्रक्षेप एन आर है। ध्यान रखिए एलिमेंट क्या है, उस रेखा के डायरेक्शन कोसाइन है, उस रेखा की क्या है डायरेक्शन कोसाइन। तो इस रेखाखंड के डायरेक्शन कोसाइन एलएमएन है। क्लियर। तो एक्स एक्स पर प्रक्षेप हो जाएगा एल आर, वाई एक्स पर प्रक्षेप हो जाएगा एम आर और जेड एक्स पर क्या हो जाएगा एन आर हो जाएगा। तो देखिए फिर यहां पर अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। ये कह रहा है कि एक रेखा है, इसके अक्षों पर प्रक्षेप आपको दे रखे हैं दिस दिस एंड दिस, तो आपको रेखाखंड की लंबाई निकालनी है। तो एक बात बताओ, आपको एल आर बराबर 12, एम आर बराबर 4 और एन आर बराबर क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको 3, यही तो दे रखा है। अब आपको लंबाई निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, देखो लंबाई ये आ जाएगी आपके अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 144, 16, 9 जो आपके 13 आ जाएगा, जो आपके बी ऑप्शन में दे रखा है। तो फॉर्मूला बढ़ा ले, क्योंकि हर बार मैं कहता हूं कि जब भी मैं कोई भी चीज बढ़ाता हूं आप क्या करोगे, स्पेस छोड़ के चलोगे। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक रेखा निर्देशी अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। ये तीनों एक्स हो गए और एक रेखा मैं बना रहा हूं, माना कि वो रेखा यही है, माना वो रेखा है, ये रेखा एक्स एक्स के साथ अल्फा, वाई एक्स के साथ बीटा और जेड एक्स के साथ कितना कोण बनाती है, गामा। एक्स, वाई और ये हो गया जेड। भाई ये कह रहा है कि एक रेखा अक्षों के साथ अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है, तो आपको इसका रिजल्ट बताना है। अच्छा, आपको अगर दो तरीके बता रहा हूं, अगर आपको याद हो कि अगर मान लो एक रेखा अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाती है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। क्लियर। मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट में कि एक रेखा अगर एक्स एक्स के साथ अल्फा, वाई एक्स के साथ बीटा और जेड एक्स के साथ अगर गामा कोण बनाती है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। और हम ये भी जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का योग क्या होता है, 1 होता है। तो 11वां और 12वां दोनों ही सेम ही क्वेश्चन है, तो मैं 11th वाला बता रहा हूं। सिंस ये हो जाएगा आपके कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब आपको तो इस टाइप का प्रूव करना ना, तो इस टाइप का अगर आपको प्रूव करना है तो कैसे प्रूव कर सकते हो, तो स्टूडेंट इसको ट्वाइस में बदल दो, कोई विशेष समस्या नहीं दिख रही है। तो 1 प्लस कोस 2 अल्फा अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कोस 2 बीटा अपॉन में 2 और 1 प्लस कोस 2 गामा अपॉन में 2 और बराबर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 को तो उधर भेज दो तो बराबर में तो आ जाएगा 2 और इधर क्या आ जाएगा आपके 3 प्लस कोस 2 अल्फा
cos 2 बीटा cos 2 गामा बराबर में 2। इट मीन्स आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो किसके बराबर आ गया? -1 के। किसके बराबर आ गया? -1 के बराबर आ गया। अच्छा स्टूडेंट, मैं कह रहा था आपको कि मैं एक और मेथड बताने वाला हूं, तो वो मेथड इस प्रकार है कि आप एक रेखा इस प्रकार मानो जिसके तीनों ही कोण आप जानते हो। एक रेखा इस प्रकार मान लो। तो स्टूडेंट कोई भी एक रेखा मान लो, अगर आप इमेजिन कर सको तो देखो इधर इनसे ही समझते हैं। 1-2 दिन की बात हो रहा है, फिर तो ये नहीं कहूंगा कि इमेजिन कर सको, तो फिर तो इमेजिन करवा ही दूंगा मैं, है ना। ये तीनों एक्स है आपके सामने, क्लियर। अच्छा स्टूडेंट, एक काम करते हैं ना, एक रेखा ऐसी मान लेते हैं जिसके कोण हम बता सकते हैं। सोचो, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स है। तो स्टूडेंट मैं ये रेखा मान लेता हूं, ये वाली एक रेखा मान लेता हूं जिसका ये कोण 45, ये कोण 45 और ये 90। ये कोण कितना हो रहा है? 90 हो रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ये जो लाइन है ना, ये इस एक्स वाई तल में ही है, तो फिर इसके तो लंबवत हुई ना। तो अल्फा बराबर 45, बीटा बराबर 45 और गामा बराबर कितना? 90। तो स्टूडेंट एक रेखा भी मैं मान सकता हूं जिसके तीनों कोण हमने अगर परफेक्ट बताए ना सही, तो आपका रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। लेट अल्फा बराबर 45, बीटा बराबर 45। ध्यान रहे, आप ऐसी रेखा ही मान सकते हो जो वास्तव में एग्जिस्ट करती है। ये नहीं कि 22 और 15 मान लो भाई, समझ में बेटे, सर मान ही रहे हो तो 0 0 0 मान लो भाई। ऐसी कोई रेखा हो सकती है कि जो तीनों ही एक्सों के साथ 0 0 बने? नहीं हो सकती। तो आप पोजीशन देखो, तो ये रिजल्ट हो गया ना। तब आपको जो रिजल्ट निकालना है, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, तो ये तो हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, और cos 180 क्या होता है? -1 होता है। तो आपके आंसर ऐसे भी आसानी से आ जाता है। क्लियर। अब मैं बढ़ता हूं आगे। 13 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन इसका मैंने यहां लिखा दिया आपको कि एक सदिश कहो चाहे रेखाखंड कहो, कंफ्यूज नहीं होना है। सदिश के अक्षों पर प्रक्षेप आपको दे रखे हैं 3, -6, -3 और 2। तो आपको इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखो, सिंस आपको एल आर बराबर दे रखा है 6, एम आर बराबर दे रखा है -3 और एन आर बराबर क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। क्लियर। अच्छा स्टूडेंट, डायरेक्शन कोसाइन एलएमएन है, क्लियर। तो एलएमएन ही तो हमें निकालने हैं। अगर आप एलएमएन निकालना चाहते हो तो आर का मान आपके पास होना चाहिए, और आर क्या होती है? लंबाई। और लंबाई कैसे निकालते हैं? देखो यहां पर, जहां एलएमएन डायरेक्शन कोसाइन एंड आर लंबाई है, आर क्या है? लंबाई है। सिंस आर हम कैसे निकाल सकते हैं? अंडर रूट में एल आर का होल स्क्वायर, एम आर का होल स्क्वायर प्लस एन आर का होल स्क्वायर। तो आर जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके 6 का तो स्क्वायर 36, 9 और 4 कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। तो बताओ डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे? तब डायरेक्शन कोसाइन एल आर इक्वल टू 6, तो एल बराबर कितना आ जाएगा? 6/7। एम बराबर कितना जाएगा? -3/7 और एन बराबर कितना आ जाएगा आपके? 2/7। कहां दे रखा है? ये ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर। अब आ जाओ आगे, 14 वाले क्वेश्चन है। 14 वाला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि पी क्यू आर एस 4 बिंदु दे रखे हैं, तो पी क्यू का आर एस पर आपको प्रक्षेप चाहिए। पी क्यू का कहां पर प्रक्षेप चाहिए? आर एस पर। देखो भाई, यहां पर ये आर एस और ये पी क्यू आप मान लो। इस पी क्यू का आपको प्रक्षेप निकालना है आर एस पर। तो माना ये प्रक्षेप पी डैश क्यू डैश आ गया। तो प्रक्षेप कैसे निकालते हैं? तो स्टूडेंट प्रक्षेप निकालते हैं, मैंने फॉर्मूला लिखाया था, जिस पर प्रक्षेप निकालते हैं उसके तो चाहिए डायरेक्शन कोसाइन, और जिसका निकालते हैं उसके डायरेक्शन रेशियो से ही काम चल जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? जिस रेखा के ऊपर आप प्रक्षेप निकालना चाहते हो उसके तो आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए होंगे, और इसके आपको चाहिए होंगे डायरेक्शन
रेशियोज, फिर उन दोनों का जो गुणा होता है वही उसका प्रक्षेप होता है। क्लियर? तो फिर देखो कैसे करेंगे। तो ये है आर एस के डायरेक्शन रेशियोज कितने आ जाएंगे, आर एस, तो x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 4 एंड 1 माइनस 4 एंड माइनस 4 माइनस का 2, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो कितना आ जाएगा आपके -2 -3 और माइनस का 6। तो आर एस के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, तो स्टूडेंट कोसाइन कैसे निकालते हो, इनके वर्गों के योग का भाग दे दो ना, तो कितना 4 और 9 और 36, 4 9 36 का वर्गमूल कितना था 7, तो 7 का भाग दे दो ना, माइनस के 2/7, माइनस के 3/7 और माइनस के 6/7, ये तो किसके हो गए, आर एस के डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। पी क्यू के मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज, तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज, पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, x2 माइनस x1 तो -3, y2 माइनस y1 -1, z2 माइनस z1 माइनस का 2, तब पी क्यू का आर एस पर प्रक्षेप कितना आ जाएगा आपके -3। भाई फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपके L x2 माइनस x1 m y2 माइनस y1 और n z2 माइनस z1, तो ये x2 माइनस x1 और ये y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 ही है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर ये आ जाएगा आपके L का मान तो कितना है, ये रहा माइनस के 2/7 इंटू माइनस का 3, माइनस के 3/7 इंटू माइनस का 1, माइनस के 6/7 इंटू माइनस का 2, तो 7 तो लघुत्तम आ रहा है अपने यहाँ पर, ऊपर आ जाएगा 6 और 3 9, 9 और 12 21, 21 में 7 का भाग दोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो ये इसका आंसर है भाई। क्लियर? तो स्टूडेंट ये प्रक्षेप निकालने का जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप विशेष ध्यान से करें। अब यहां पर मैं आ जाता हूं 15 वाला क्वेश्चन, 15 वाला क्वेश्चन और आपके 23 वाला क्वेश्चन, इन दोनों में रिलेशन रहेगा, है ना, तो ये वहां पर भी आपकी हेल्प करेगा। तो फिलहाल हम 15 वाले क्वेश्चन पर अच्छे से फोकस कर लेते हैं। देखो अब स्टूडेंट यहां पर मैं 15 वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, देखो, और 15 वाला क्वेश्चन करने से पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे गन का, और उसके आपको निर्देशांक कैसे लिखने हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो देखिए यहां पर एक गन के विकर्णों के बीच में मुझे कोण निकालना है। अच्छा, विकर्ण भी क्या है, रेखाएं ही तो है। क्लियर? और रेखाओं के बीच में कोण निकालना है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, और डायरेक्शन रेशियोज निर्भर होते हैं बिंदुओं पर। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर आप एक क्वेश्चन, आप एक अपने हिसाब से क्या करेंगे, एक गन बनाएंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर पूरा ध्यान रखोगे तो आपको ये वाला डायग्राम और ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक गन बना रहा हूं मैं, क्लियर? तो ये बन गया आपके एक क्यूब। गन है तो ऑब्वियसली उसकी सभी भुजाएं बराबर होगी, तो मान लेते हैं कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 1 है। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर एक तो है, लेकिन निर्देशांक भी तो बताने पड़ेंगे कि x कौन सा मान रहे हो, y कौन सा मान रहे हो। तो जब हम मान ही रहे हैं तो पूरा ही अच्छे ढंग से मान लेते हैं ना। माना ये O बिंदु है और ये x हो गया, ये y हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपकी z हो जाएगा। क्लियर? तो x y z तीनों x हो गए। O A B C D E F और G, ये सभी बिंदु हो गए। हमें विकर्णों के बीच में कोण निकालना है। विकर्ण कौन से, OG, उस बिंदु से इस तरफ OG और FC, इनके बीच में कोण निकालना है। कोई से भी दो विकर्ण ले सकते हो, OG और EB भी ले सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और OG और FC भी ले सकते हो। दो विकर्ण लेने हैं आपको। क्लियर? अब स्टूडेंट दो विकर्ण लेने हैं तो उनके बिंदु कहाँ है, बिंदु है ही नहीं। बिंदु कैसे निकालेंगे, देखो आप, सबसे पहला मैं काम क्या कर रहा हूं, मैंने पहले ये सोच लिया कि कौन कौन से विकर्ण लूंगा, एक तो OG और एक किधर गया, FC।
तो स्टूडेंट इनके निर्देशांक अगर आपने लिख लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो ओ में तो जोर आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके निर्देशांक तो क्या होंगे 0 0 और 0। क्लियर। माना कि इस घन की भुजा 1 इकाई है, 1 मान लो, 2 मान लो या a मान लो, कुछ भी मान लो, तो 1 मान लेते हैं ना। माना कि इस घन की भुजा क्या है 1 है। क्लियर। तो मुझे चाहिए यहां पर g के निर्देशांक। देखो सबसे पहले ऐप के लिखता हूं मैं, ओके बाद में ऐप के लिखता हूं। अच्छा देखो ऐप जो है ना, ऐप इसके निर्देशांक लिखना चाहते हो, ऐप किस तल में है भाई, एक्स जेड तल में, एक्स जेड तल में, तो y निर्देशांक तो 0 होगा और बाकी 1 1 हो जाएंगे, 1 0 और 1। क्लियर। अब ओ एफ हो गया। अब मैं सी जी के लिखूंगा, ऊपर 2 बिंदु है ना सी जी, जी किस एक्स पर है y एक्स पर, और y एक्स पर तो x और z दोनों ही 0 होते हैं, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 0, x और z तो हो गए 0 और बाकी क्या हो जाएगा आपके 1 हो जाएगा। ये आपके सी हो गया। जी बिंदु किसी भी तल में नहीं है, न तो एक्स वाई तल में, न वाई जेड, न जेड एक्स, नहीं किसी एक्स पर है, ये हवा में ही है, तो इस बिंदु के निर्देशांक आपके हो जाएंगे 1 1 और 1। अगर आप ये बिंदु लिख लोगे इसे तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स वाई तल में जेड निर्देशांक 0 होता है, वाई जेड में एक्स निर्देशांक 0 होता है, और जिस एक्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे एक्स एक्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें वाई और जेड दोनों क्या होंगे 0 होंगे, और जो स्पेस में होगा उसमें कोई भी 0 नहीं होगा। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर मान लिया था कि इस घन की जो भुजा है वो कितनी है, तो इस घन की भुजा को मैंने 1 मान लिया था। एक विकर्ण तो आप देखो ये वाला है OG और एक है FC, इनके बीच में मुझे कोण निकालना, तो कैसे निकालेंगे देखो, लेट घन की भुजा, घन की भुजा में मान लेता हूं 1 इकाई। क्लियर। तो OG के डायरेक्शन रेशियोज, OG के डायरेक्शन रेशियोज x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, यानी 1 G 1 1 1। क्लियर। देन FC के डायरेक्शन रेशियोज, FC के डायरेक्शन रेशियोज, तो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z, तो 1 - 0 1, 0 - 1 -1 एंड 1 - 0 1 आ जाएगा। क्लियर। तो OG और FC दोनों के क्या आ गए डायरेक्शन रेशियोज। अब क्या है कोण निकाल लेते हैं। तब दोनों विकर्णों के बीच में कोण, दोनों विकर्णों के मध्य कोण, के मध्य कोण क्या आ जाएगा आपके कोस थीटा बराबर, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का गुणा, यानी 1 × 1 प्लस 1 × -1 प्लस 1 × 1 अपॉन में अंडर रूट में स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तीनों को जोड़ोगे तो 3, इसके तीनों का स्क्वायर जोड़ोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो इससे तो ये कट जाएगा, और कोस थीटा बराबर कितना आ गया आपके 1/3, तो थीटा बराबर कितना आ गया कोस इनवर्स 1/3। क्लियर। जो आपके बी ऑप्शन में दे रखा है। तो डायग्राम यहाँ पर अच्छे से आपको समझना है, इस डायग्राम की हेल्प से आपका काम आसानी से हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्रेजुएशन में भी है, वेक्टर कैलकुलस नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट आता है। क्लियर। शंकु में तो वहां पर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो आया है इसको तो हम सोल्व करें अच्छे से। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखिए कि दो रेखा की डायरेक्शन कोसाइन L + M + N इसको संतुष्ट करते हैं, और L² + M² - N² बराबर 0 इसको भी संतुष्ट करते हैं, यानी इन दोनों को संतुष्ट करने वाले दो रेखाओं के डायरेक्शन कोसाइन चाहिए मुझे। क्लियर। तो उनके बीच में मुझे कोण निकालना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि मुझे दो रेखाओं के डायरेक्शन कोसाइन चाहिए जो इन रेखाओं को संतुष्ट करते हैं, इन समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, तो उनके बीच में कोण निकालना है। एक बात बताओ, फिर से दो रेखाओं के बीच में कोण ही निकालना है, और कोण हम कब निकाल पाते हैं जब अपने पास उसके डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। मानो कि डायरेक्शन रेशियोज भी आ गए तो भी निकाल लेंगे, कोसाइन आ गए तो और बढ़िया। क्लियर। तो कुल मिला के हमें एलिमेंट चाहिए। अब एलिमेंट कैसे निकालना है ये आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि या तो इमेजिन करो, अब इमेजिन करने में भी गलती हो जाती है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या तरीका हो सकता है, देखिए आप सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो समीकरण देखिए ना, इससे किसी भी एक चर का मान निकाल लेना। L बराबर माइनस का M + N समीकरण 2 में रखने पर, किस में रख देता हूं मैं, समीकरण 2 में। ये तो है समीकरण 2 और ये है आपके समीकरण
1। क्लियर। तो मैं इसमें अगर पुट करता हूं तो क्या आएगा, देखो एल की जगह अगर माइनस एम प्लस एन रखते हो ना तो यह आ जाएगा आपके एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एम स्क्वायर और माइनस का एन स्क्वायर बराबर में 0। 2m स्क्वायर प्लस 2mn बराबर 0। तो अगर यहां से मैं 2m कॉमन लेता हूं तो बचेगा क्या आपके m प्लस n बराबर 0। तो m के दो रिजल्ट आ गए, देखो m के दो रिजल्ट क्या आ गए, एक तो m बराबर आपके 0 आ गया और एक आपके आ गया m बराबर माइनस का n। क्लियर। हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियोज निकालने, जिनके बीच में कोण निकालना। अगर LMN के मान आ गए तो निकाल ही लेंगे ना। अब स्टूडेंट यहां पर आप लोग क्या करो, ये जो m का मान आया इसको समीकरण 1 में रख दो, m का मान आया इसको समीकरण 1 में रख दो, दोनों के डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज तैयार हो जाएंगे। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो तो ये आ जाएगा आपके l प्लस 0 प्लस n बराबर 0। इट मीन्स l बराबर माइनस n। तो ये आ गया ना आपके l बटेवा माइनस 1 और m बटेवा 0 और n बटेवा 1। क्लियर भाई। फर्स्ट और थर्ड में तो क्या है, l बराबर माइनस n और ये m बराबर 0 हमने लिया था वो भी इसमें आ गया। ऐसे ही ये जो m बराबर माइनस 1 है इसको भी आप समीकरण 1 में रख दो। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर तो ये आ जाएगा आपके l और m की जगह माइनस n पुट करोगे ना, l प्लस 0 तो l की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0 आ गई। तो स्टूडेंट यहां पर अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, l अपॉन 0 और इन दोनों को आप क्या लिख सकते हो, m बटेवा 1 और n बटेवा माइनस 1। क्लियर। या तो m बटेवा माइनस 1 लिख दो, n बटेवा 1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर दोनों के डायरेक्शन रेशियोज आपके तैयार हो गए। देखो L1 के डायरेक्शन रेशियोज ये आ जाएंगे -1 0 1 और L2 के डायरेक्शन रेशियोज आ गए आपके 0 1 एंड माइनस का 1। क्लियर। तो सिंपल सी बात है कि आपने एक घातीय समीकरण से L का मान या M किसी भी एक का मान निकाला, दूसरी में रख दिया, फिर दो रिजल्ट आए, दोनों को आप समीकरण 1 में रखो तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि समीकरण 2 थोड़ी स्क्वायर में है तो कम पावर की में रखेंगे ना। तो फिर यहां से आपके दोनों के रिजल्ट आ गए कि LMN और LMN। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर अब आप देखो कि दोनों के बीच में कोण क्या होगा, तो कोस थीटा क्या आ जाएगा आपके -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 अपोन में आ जाएगा इनका स्क्वायर √2 और इनके स्क्वायर का योग भी √2। तो माइनस का 1/2 आ गया और माइनस का 1/2 आ गया तो थीटा हो गया 120, जो आपके 2π/3 दे रखा है। तो स्टूडेंट ये आपके 16 वाला क्वेश्चन हो गया। अब मैं आ जाता हूं 18 वाले क्वेश्चन पर, और 18 वाला क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं ध्यान से देखना। यदि L1 M1 और N1 L2 M2 N2 दो संगामी रेखाओं के डायरेक्शन कोसाइन, दो संगामी रेखाओं के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, तो इन रेखाओं के मध्य कोण को समद्विभाजित करने वाले रेखा के डायरेक्शन रेशियो चाहिए। देखो भैया आप ऐसे समझ सकते हो इस बात को, बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, देखना ध्यान से, आपकी ये समझ में आ जाना चाहिए। ये ZX, ये XX और ये YX क्या कह रहा है, ये दो ऐसी रेखाएं जो संगामी हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइन आपको दे रखे हैं। एक काम करो ना, आप अपने अनुसार दो ऐसी रेखाएं बता दो जो संगामी हो। तो मुझे लगता है कि XX और YX ले लेते हैं ना, ये भी रेखाएं तो है, संगामी रेखाएं हैं, 0 0 पर मिल रही है। तो मैं एक रेखा तो ले लेता हूं ये वाली, एक रेखा तो मैं ले लेता हूं L1 और एक रेखा मैं ले लेता हूं L2। L1 और L2 रेखाएं मैंने ले ली। क्लियर। तो स्टूडेंट दो संगामी रेखाएं हैं बिल्कुल। तो देखो फिर यहां पर लेट L1 व L2 दो संगामी रेखाएं हैं, संगामी रेखाएं हैं, तब L1 के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, तो L1 के डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 हो जाएंगे और L2 के क्या हो जाएंगे, L2 के डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे 0 1 और 0। क्लियर। अब क्या कह रहा है, ऐसी रेखा के डायरेक्शन रेशियो चाहिए जो L1 और L2 के मध्य कोण को समद्विभाजित करती हो। वो भी ले लो जो आपको लगता है कि समद्विभाजित कर सकती है।
तो मुझे लगता है कि ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है ना, तो फिर ये वाली रेखा कैसी रहेगी, ये वाली y बराबर एक्स वाली। क्लियर। और इसके आप बता सकते हो डायरेक्शन कोसाइन, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, ये जो मध्य कोण के जो समद्विभाजन करती है ये एक्स वाई तल में ही ली मैंने, जेड एक्स तो इधर लंबवत रह गया, ये तीनों आप ऐसे देख सकते हैं, ये तीनों अक्ष हो गए, ये जेड एक्स, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स। तो मैंने जो रेखा ली है वो ये वाली है, इस एक्स वाई तल में है। ये 45, ये 45 और ये 90। तो स्टूडेंट एक बात बताओ, मध्य कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा के डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, देखो फिर यहां पर L1 व L2 के कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा L है के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे आपके, कोस 45 और कोस 90 क्या हो जाएंगे आपके, कोस 45 और कोस 90। इट मीन्स 1/√2, 1/√2 और 0, इट मीन्स 110 कह दो, एक ही बात। क्लियर। तो स्टूडेंट अब आप ऑप्शन में जाओ कि आपने L1 और L2 माने हैं ये वाले, ये L1 M1 N1, ये L2 M2 और N2। क्लियर। तब समद्विभाजित करने वाली रेखा के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए आपके 110। देखो देखिए कौन सा ऑप्शन आपको 110 दे रखा है, तो या तो प्लस प्लस को नोटिस कर लो या माइनस माइनस को नोटिस कर लो, उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, वही प्लस माइनस तो सब में ही है। तो मैं जैसे प्लस प्लस के लिए कॉम्बिनेशन निकाल लेता हूं, L1 प्लस L2, ये L1 और ये L2 है, तो ए ऑप्शन में जब रखोगे तो 1 + 0 M1 + M2, ये क्या आ जाएगा आपके 0 + 1, और N1 + N2 क्या आ जाएगा आपके 0। तो 110 आ गए ना, देखो ये राइट ऑप्शन हो गया। बाकी इसको चेक कर लो, L1 × L2 आएगा क्या, ये इन दोनों को गुणा कराओगे 0, M1 × M2 इन दोनों को गुणा कराओगे 0 और फिर 0, तो ये नहीं होगा। L1/N1, L1/L2 तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि ये हो जाएगा फिर आपके इनफाइनाइट, और M1/N2 ये हो जाएगा आपके 0 और ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो स्टूडेंट फिर यहाँ पर ये भी नहीं होगा। क्लियर। तो आई थिंक ये वाला लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं 21 वाला। दो मेथड है, मुझे जो ठीक लगता है वो मेथड मैं आपको बता देता हूं कि ए बी को, ये ए और बी है, ए बी को मिलाने वाली रेखा पर पी से, ये मान लो पी बिंदु है जिसके निर्देशांक 10, पी से डाले गए लंब पाद के निर्देशांक चाहिए, यानी एम बिंदु के आपको निर्देशांक चाहिए भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी के आपको बिंदु दे रखे हैं, ए बी को मिलाने वाली रेखा पर पी से डाले गए लंब पाद के निर्देशांक आपको निकालने हैं। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, तो देखो फिर यहां पर ए बिंदु के निर्देशांक आपको क्या दे रखे हैं 4, 7 और 1, बी बिंदु के निर्देशांक आपको क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 3, 5 और 3। क्लियर। क्या लॉजिक हो सकता है, तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, पहले ए बी रेखा का समीकरण निकाल लेता हूं। और ए बी का समीकरण आप कैसे निकाल सकते हो, द्विबिंदु रूप से। ए बी का समीकरण मैं निकाल लेता हूं x - 4 y - 7 और z - 1। क्लियर। और अपॉन में क्या आएगा, दिस माइनस दिस -1, दिस माइनस दिस -2, दिस माइनस दिस 2 आ जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि आप एक काम करो ना कि ए बी रेखा को संतुष्ट करने वाले कितने बिंदु हैं, ए बी रेखा को संतुष्ट करने वाले अगर एक से ज्यादा हुए तो फिर मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा, नहीं तो एक ये प्रयास तो करके देखते हैं। तो 5, 7 और 1 अगर m के निर्देशांक हुए तो फिर ए बी की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो रफ में चेक करो, x की जगह 5 रखोगे तो 5 - 4 1, 1/- 1 आ जाएगा, 7 रखोगे 0 आ जाएगा, ये तो है ही नहीं फिर। क्लियर। अब मैं आ जाता हूं दूसरे बिंदु पर, 5/3 रखोगे तो 5/3 -4, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना रहता है 7, 7 बटे आ जाएगा ये 3, 7/3
और अपोन में क्या आ जाएगा आपके माइनस का 1। क्लियर। और ऐसे ही मैं 7/3 यहां पर रखता हूं तो 7/3 माइनस का 7 अपोन में माइनस का 2। तो यहां से अगर आप एलसीएम लेते हो 21 अपोन में 3 आ जाएगा और अपोन में 2 है, तो ये आ जाएगा आपके माइनस के 14/3/2। तो माइनस के 7/3 आ रहा है, सॉरी अपोन में -2 है। तो फिर ये भी क्या आ रहा है प्लस के 7/3, ये नहीं, ये वाला मामला बैठ सकता है। आप 17/3 को भी चेक कर लो। तो 17/3 जब यहां पर रखोगे 17/3 माइनस का 1 और बटे में 2, तो 14/3/2 ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना पड़ा कि संतुष्ट करने वाला आपके यही कंडीशन बना रहा है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड ये होगा कि आप क्या करोगे कि माना एम बिंदु ए बी रेखाखंड को लेमडा अनुपात 1 में बांटता है, फिर बी बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। फिर आप क्या करोगे, सॉरी एम बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे लेमडा अनुपात 1 से। फिर आप पी एम के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेना, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेना, दोनों के गुणा -1 होगा। क्लियर। दोनों का गुणा क्या होगा, दोनों का मतलब m1 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होगा। उस शर्त से लेमडा का मान आएगा। लेकिन ये भी तो आसान है। क्लियर। जो 5/3 7/3 और 17/3 से संतुष्ट होता है। क्लियर। चेक कर लेना कहीं सी वाला तो नहीं हो रहा है। तो 7/3 में से ये जाएगा तो 12 5/3 माइनस का, और फिर यहां पर अगर मैं 5/3 रखता हूं ना तो 21 में से 5 जाएगा तो कितना रहता 16, तो 16/3, तो ये 8 नहीं बैठेगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये इस तरीके से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। मुझे लगता है कि इससे आसान कोई मेथड नहीं है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन को भी हम कैसे करने वाले हैं देखो। लास्ट क्वेश्चन है 23 वाला, और ये कह रहा है कि एक रेखा घन के चारों विकर्ण से अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है। तो आपको ये स्टेटमेंट निकालना है। एक रेखा क्या करती है, चारों विकर्णों से अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है। तो आपको ये वाला कोण निकालना है कि ये कोण कितना आएगा। मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं और इस डायग्राम से आपको समझ में बैठ जाएगा। देखो मान लो ये एक्स एक्स है, ये आपके वाई एक्स हो गया, और ये आपके क्या हो गया जेड एक्स हो गया। क्लियर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखा घन के चारों विकर्णों से अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है। मैं एक काम करने वाला हूं इसमें सबसे पहले कि एक घन मान लेता हूं मैं, और घन है तो इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होगी। तो माना इसकी एक भुजा की लंबाई 1 मान लेता हूं कि 1 इकाई का ये घन है, और मैं इसके सभी बिंदु लिख रहा हूं। आप उन सभी बिंदुओं को देखो फटाफट कैसे लिख पाते हैं। ओ बिंदु के निर्देशांक आपके हो जाएंगे 0 0 और 0। क्लियर। ये ए बिंदु, ये बी सी डी ई एफ और जी, ये बिंदु हो जाएंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट ओ के निर्देशांक तो क्या हो गए आपके 0 0 0। ए के क्या होंगे, तो ए है आपके एक्स एक्स पर, तो वाई और जेड 0 होंगे, तो ये हो जाएगा आपके 1 0 0। क्लियर। अब मैं आ जाता हूं इस सी पर, तो सी वाई एक्स पर है, तो 0 1 और 0, क्योंकि वाई एक्स पर कौन 0 होता है, एक्स और जेड। क्लियर। ऐसे ही मैं बी के अगर निर्देशांक लिखूं तो बी है आपके एक्स वाई तल में, और एक्स वाई तल में जेड निर्देशांक 0 होता है। तो बताओ बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बी के निर्देशांक हो जाएंगे 1 1 और 0। पीछे वाला चारों निर्देशांक लिख लिए, आगे वाले भी लिख लो। जेड एक्स का निर्देशांक है जी, जी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 0 और 1। क्यों, क्योंकि जेड एक्स पर एक्स और वाई दोनों 0 होंगे। अब मैं बात करता हूं एफ की, तो एफ एक्स जेड तल में है, तो एक्स जेड तल में तो वाई निर्देशांक 0 होगा, तो वाई को 0 रखो और बाकी को 1 1 लिख दो। ऐसे ही मैं आ जाता हूं डी पर, तो डी के निर्देशांक आपके क्या होंगे, तो डी के निर्देशांक डी है वाई जेड तल में, जहां एक्स निर्देशांक 0 होता है, 0 1 1। ई किसी भी तल में नहीं है, तो कोई भी 0 नहीं होगा। फिर ये बिंदु मैंने लिख लिया, और ये बिंदु अगर आप समझ गए हो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा।
कैसे? अब आपको चारों विकर्णों की बात कर रहा, तो चार विकर्ण कौन से? ओ ई मैं लिख देता हूं, चारों विकर्ण ओ ई ए डी, ओ ई ए डी, एफ सी और जीबी है। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक रेखा घन के चारों विकर्णों से अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है, तब हमें इसका रिजल्ट निकालना है। एक काम करो ना, एक रेखा आप मान लो, कोई भी एक रेखा मान लो, तो कौन सी माने? तो एक्स एक्स या मान लो, या वाई एक्स मान लो, या जेड एक्स मान लो, सबसे बढ़िया रहेगा ना। तो मैं मान लेता हूं लेट कोई रेखा एक्स एक्स है। क्लियर? ये बात कर रहा ना कि एक रेखा, तो वो एक रेखा मेरे लिए कौन हो गई? एक्स एक्स हो गई। तब डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, उसके डायरेक्शन कोसाइन आपके क्या हो जाएंगे? 100। इट मीन्स अब ये कह रहा है कि एक्स एक्स का इसके साथ कोण अल्फा, एक्स एक्स का इसके साथ बीटा, एक्स एक्स का इसके साथ गामा, और इसके साथ अगर डेल्टा है तो आपको रिजल्ट निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं ना, एक्स एक्स का ओई के साथ कोण निकाल लेता हूं। एक्स एक्स व ओई के मध्य कोण, ओई के मध्य जो कोण दे रखा कोस अल्फा, वो कैसे आ जाएगा? एक्स एक्स के डायरेक्शन रेशियोज तो, अच्छा मैंने ओई के डायरेक्शन रेशियोज तो लिखे ही नहीं, तो मैं इधर लिख देता हूं। ओई के डायरेक्शन रेशियोज, ओई के x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, 1 1 और 1 हो जाएंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट ओई के डायरेक्शन रेशियोज का गुणा और एक्स एक्स के डायरेक्शन रेशियोज का गुणा क्या हो जाएगा आपके? 1 प्लस 0 प्लस 0, भाई m1 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में इसके वर्गों का योग प्लस इसके वर्गों का योग, तो अंडर रूट में 3 आ गया। क्लियर? ऐसे ही एक्स एक्स व एडी, एडी के मध्य हम निकाल लेते हैं। एडी के मध्य निकालना चाहते हो तो एडी के डायरेक्शन रेशियोज लिखो भाई। किधर गया? ए और डी, तो इधर से घटा दो आप, तो -1 1 और 1। क्लियर? अब मैं इनको गुणा करने वाला हूं इससे, तो ये आ जाएगा आपके कोस बीटा बराबर -1 अपॉन में अंडर रूट में 3। क्लियर? कोण कैसे निकालते हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे ना। अब तीसरा मैं ले लेता हूं एक्स एक्स व कौन सा? एफ सी के मध्य हम ले लेते हैं। तो एफ सी के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? ये एफ और ये सी, तो इधर से घटाओ तो सबको इधर से घटा दो, 1 माइनस 1 और 0 हो जाएंगे, सॉरी 1 माइनस 1 और 1 हो जाएगा, दिस माइनस दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। क्लियर? तो एफ सी के डायरेक्शन रेशियोज को जब 1 0 0 से गुणा कराओगे तो कोस गामा कितना आ जाएगा आपके? अगेन 1 अपॉन में अंडर रूट में। क्लियर? ऐसे स्टूडेंट यहां पर एक्स एक्स व किधर गया? जीबी, जीबी के मध्य अगर आप निकालोगे तो क्या होगा? देखो जीबी के मध्य अगर मैं कोण निकालता हूं तो कोस डेल्टा, आप तो लिख देना चाहिए वैसे, 1/√3 ही आएगा। जीबी, जीबी, ये जी और ये बी, तो इधर से अगर घटाओगे तो 1 1 और -1 आ जाएगा। तो इसको जब गुणा कराओगे इनसे तो 1 अपॉन में √3 आ जाएगा। तो बताओ फिर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा किसके बराबर होगा? ये 4/3 की, क्योंकि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो फिर फाइनली आंसर क्या आ गया आपके? कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा बराबर में 4। क्लियर? तो स्टूडेंट ये थी अपने आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में जो ये त्रिविम मैंने स्टार्ट किया है उसका हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक एग्जांपल आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बीच में मैंने 2-4 क्वेश्चन जरूर छोड़ दिए हैं, तो वो इस टाइप के थे जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र था, तो वो सदिश रूप से आपको निकालना चाहिए कि अगर आपको त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दे रखे हैं तो क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हो 1/2 AB क्रॉस AC से। इस टाइप के क्वेश्चन थे, तो ज्यादा मैंने छोड़े नहीं है, आप देख सकते हो, रेगुलरिटी आपके सामने लिखी हुई आप महसूस कर सकते हो। क्लियर? अब स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।